वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इमोशंस की यानी संवेग की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डर यानी फियर, अटेंशन, स्टिमुलस, मेमोरी। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। संवेग का मतलब होता है, संवेग जिसको इमोशन कहा जाता है, संवेग इमोशन। इमोशन बना है इमोवेरे शब्द से। जो वर्ड इमोवेरे है इससे बना है। इसका मतलब होता है टू मूव यानी मूव करना, गति। ठीक है। अब बात आती है इमोशंस कौन से होते हैं। जो हमारे मन से जुड़े होते हैं, बेसिकली हम उनको ही इमोशन कहते हैं। ठीक है। जेबी वॉटसन के अनुसार, आपने जेबी वॉटसन का नाम सुना होगा। जेबी वॉटसन के अनुसार संवेग 3 होते हैं। जेबी वॉटसन के अनुसार, जिनको हम फियर, एंगर और लव कहते हैं। ठीक है। ये 3 जेबी वॉटसन ने इमोशन बताए हैं। फियर जिसको हम भय या डर कहते हैं, एंगर गुस्सा, और लव प्रेम स्नेह। ये 3 जेबी वॉटसन ने बताए हैं इमोशन। बाकी मैकडूगल की बात करें तो उन्होंने 14 इंस्टिंक्ट बताए हैं, जिनके 14 इमोशंस हैं अलग अलग, अगर उनकी बात की जाए तो। बट अपन यहीं पे मुख्यतः जेबी वॉटसन की बात करेंगे तो इनके अनुसार 3 जो इमोशन हैं वो होते हैं फियर, एंगर और लव। तो ये हुई कुछ बेसिक बातें इमोशन के बारे में। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है अपना, इनमें से कौन सा एक संवेग है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है फियर। तो मैंने बताया था FAL जो होता है फियर, एंगर, लव। तो फियर इमोशन है, बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अटेंशन, स्टिमुलस और मेमोरी। ये सब चीज़ें तो कोग्निटिव आस्पेक्ट में आ गई, यानी दिमाग से संबंधी आ गई। ठीक है, संज्ञान से संबंधी आ गई। तो फियर अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फियर क्या है? इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है, इमोशंस एंड कोग्निशन आर डैश ईच अदर। यानी कि जो संवेग और संज्ञान एक दूसरे से ब्लैंक हैं, क्या हैं? पूर्णतया अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं और संबंधित नहीं हैं। तो दोस्तों, जो संवेग होते हैं और संज्ञान है वो आपको पता है कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कई बार आपका जब मूड अच्छा होता है, आप खुश होते हैं, तो पढ़ाई अच्छे तरीके से होती है। ठीक है। कोई फैसला अगर आपको लेना पड़े और आप दुखी हैं तो वो फैसला गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपका उस टाइम दिमाग काम नहीं कर रहा होता। ऐसा मानते हैं हम कि जब गुस्सा होते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो जो दिमाग है वो सही तरीके से काम नहीं करता, यानी कॉग्निशन से जुड़ा है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, तो पूर्णतया अलग है ये कहना भी गलत है। एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी स्वतंत्रता है, ये कहना भी गलत है। सन्निहित है यानी संबंधित है, ये बोल सकते हैं, और संबंधित नहीं है तो ये कहना भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पे हम सही मानेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन कोग्निशन एंड इमोशंस इज। मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बात की थी, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है। मतलब क्वेश्चन अलग है, लैंग्वेज अलग है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। जो संज्ञान है और संवेग है वो किस प्रकार संबंध होता है उनके बीच, ये पूछा गया है। ठीक है। ऑप्शन है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो ये बात तो गलत है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। एक दिशीय हैं, मतलब संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। मतलब जो संवेग है, इमोशंस हैं, वो कॉग्निशन को प्रभावित करते हैं, तो ये बात तो गलत है। अपन ने क्या पढ़ा था, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इमोशंस और जो संवेग है वो एक दूसरे से दोनों संबंधित हैं, ये एक दिशा में नहीं है।
इसी प्रकार दूसरा, एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, यानी कि कॉग्निशन है वो इमोशंस को इफेक्ट करता है, बट ये बात भी गलत है। लास्ट है, द्विदिशीय है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो दोनों हैं इमोशन और कॉग्निशन एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी दोनों की पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमोशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन इज देयर ऑप्शंस हैं, यानी कि यहाँ बात की गई है कि जो बच्चा इमोशनली मोटिवेटेड है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या मुख्य विशेषता है। तो सबसे पहले अगर बात करें अंदर से इमोशनली मोटिवेटेड बच्चा किसको कहेंगे। ठीक है, मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। इंटरनल मोटिवेशन, इंट्रिंसिक बोलते हैं जिसको, आंतरिक अंदरूनी, और दूसरा होता है बाह्य। ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इमोशनली मोटिवेटेड जो चिल्ड्रन है उसकी क्या विशेषता है, देखते हैं। पहला है ओवर रिएक्टिव नेचर, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी स्वभाव, तो ये भी नहीं होगा। बैलेंस वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट, ये सही लग रहा है। तीसरा है, लास्ट है, उनका विषादग्रस्त व्यवहार, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, इमोशनली जो मोटिवेटेड चिल्ड्रन होते हैं उनका मतलब ये है कि उनको पता है, जैसा कि अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने कहा है कि अपने संवेगों को किस जगह पे कितना, यानी जो गुस्सा है, एंगर है, अपना इमोशनल लव, प्रेम, मतलब जो भी हैं उनको किस जगह पे कितना व्यक्त करना है, किस प्रकार से कंट्रोल करना है, ये जो है मोटिवेटेड, इमोशनली मोटिवेटेड कहीं या इमोशनल इंटेलिजेंस की पहचान होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है अपने पास, बैलेंस वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट, यानी मान लीजिए आपको अपनी बात किसी के सामने अच्छे तरीके से रखनी आती है कि भाई मैं ये कहना चाहता हूँ और मेरा ये पॉइंट है, तो आप इमोशनली बैलेंस्ड हो, आपका जो इमोशनल मोटिवेशन है वो बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, देखने वाले साथी हैं, वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। यानी कोई बच्चा है, उससे बार बार ये कहा जाता है कि तुम्हारी जो जाति है, तुम्हारी कास्ट के या तुम्हारी समुदाय के लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मतलब इस प्रकार की बातें उसको बार बार सुनने को मिलती हैं। तो इस रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन, मतलब इस प्रकार की जो रूढ़िवादिता है उसको दूर करने के लिए शिक्षक को किस प्रकार की पहल करनी चाहिए। ऑप्शन है, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा कर देना चाहिए, अनदेखा करने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, तो ये हटा देते हैं। दूसरा है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, यानी कंपटीशन करा देना चाहिए। भाई तुम मान लीजिए अमीर घर वाल के बच्चे हैं, यानी रिच फैमिलीज के हो, तुम पुअर फैमिलीज के हो, या तुम लोअर कास्ट के हो, तुम हाई कास्ट के हो, कंपटीशन करे कि उनके जो अच्छा स्कोर करेगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा, तो ये बात भी गलत है, कंपटीशन नहीं करवाना है। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, यानी इस प्रकार का जो बच्चा है उसको बार बार ये महसूस करवाया जाता है, एहसास करवाया जाता है कि तुम लो स्तर के हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे समाज के लोग नहीं कर पाते हैं, उसको हम ऊपर से ये बोल दें कि तुम भी चले जाओ पढ़ाई लिखाई छोड़ के, तुम्हारे मतलब का या तुम्हारे जो
समुदाय में लोग करते हैं वही काम करो, तो ये बात भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। ये बात सही लग रही है कि जो बच्चा है इस प्रकार की बातें सुनता है कि उनके समुदाय के लोग, निम्न वर्ग के लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब इस प्रकार की रूढ़िवादिता से वो बार बार जब अवगत होता है तो टीचर को चाहिए कि उस बच्चे के सामने इस प्रकार के रोल मॉडल पेश करे कि बच्चा जो है उसको समझ में आए कि जो ये रूढ़िवादिता है, ये बातें हैं, ये बेकार की बातें हैं, इनको ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमारे समाज में या जिस समुदाय से मैं आता हूँ वहाँ भी लोग उन समस्याओं के साथ भी या उन परिस्थितियों में भी बहुत से लोगों ने अच्छा किया है। यानी रोल मॉडल कुछ जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, यानी बहुत सारे जो लोग हैं हमारे देश में बहुत रोल मॉडल हैं, उनका उदाहरण दे के बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्किल्स आर इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट दिया गया है, यानी नेगेटिव चीज़ हमें सर्च करनी है ऑप्शंस में से। देखिए सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। अपने इमोशंस का, अपने जो इमोशंस होते हैं उनके प्रति अगर बच्चा अवेयर है, क्योंकि हम CDP पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, तो बच्चे के ऊपर लेके ही बात करेंगे। उनको बच्चे में अवेयरनेस है, उनको कैसे मैनेज करना है। इमोशंस सभी में होते हैं बट उनको मैनेज कैसे करना है, उनको कंट्रोल कैसे करना है, अपने जो इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल करना, मैनेज करना, किस टाइम पे किस इमोशंस की मतलब ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल मैनेज करना अगर बच्चे को आ गया तो उस बच्चे को हम इमोशनली इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ठीक है, अवेयर, मैनेज और कंट्रोल, ये 2-3 चीज़ याद रखना इमोशनल इंटेलिजेंस अगर पूछी जाती है तो। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें कौन सा इमोशनल इंटेलिजेंस में नहीं है। पहला है अवेयरनेस ऑफ इमोशंस, तो ये बात तो सही है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए अवेयरनेस ऑफ इमोशंस होनी ज़रूरी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, तो ये भी नहीं होगा। क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस, ये हमने पढ़ा नहीं। एमिकेबल रिलेशन विद क्लास फेलोज, यानी कक्षा के जो साथी हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण या अच्छा व्यवहार, तो अच्छा व्यवहार भी करेगा तो बच्चा इमोशनली इंटेलिजेंस है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशन, यानी भावनाओं की आलोचना, तो ये एक ऑप्शन है जो इंटेलिजेंट इमोशनली इंटेलिजेंस की पहचान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। ठीक है, जो नीचे लिखी गई स्थिति है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, वो कौन से सिद्धांत को दर्शाती है, हमें देखना है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। यानी जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती या फिर जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते तो ये महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या दर्शाती है ये हमें देखना है। देखिए पहला है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। संज्ञान एवं जो संवेग है यानी कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल, तो ये बात सही है। हमने पहले पढ़ा था कि जो इमोशंस और कॉग्निशन हो एक दूसरे से संबंधित है। तो देखिए जब बच्चा कॉग्निटिव रूप से यानी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पा रहा है तो उसका फ़र्क क्या पड़ा, उसने ये फैसला लिया कि वो छोड़ दे बिना प्रयास के, यानी उसका इमोशंस के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ। ठीक है बात, वो यानी कि हतोत्साहित या हम कहें डिमोटिवेटेड फील कर रहा था। ठीक है, तो इनका संबंध है, यानी हम इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकते। ऑप्शन ये सही है। आगे देख लेते हैं। संवेग और संज्ञान संबंधित नहीं है, तो ये बात गलत है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, इसकी बात ही नहीं हो रही। यहाँ आनुवांशिकता पर्यावरण इसकी बात नहीं हो रही, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं।
लर्निंग, सीखना क्या है? ऑप्शन है सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। जो लर्निंग है वो इमोशंस से प्रभावित नहीं होती, ये बात कहना उचित नहीं है, यानी गलत है। दूसरा है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, यानी थोड़ा सा संबंध है, तो ये बात भी गलत है। सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र था, यानी कि एक दूसरे के ऊपर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कहना भी गलत है। सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होती है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इज इन्फ्लुएंस्ड बाई ए लर्नर्स इमोशन, इमोशन और जो लर्निंग है, कॉग्निशन है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इमोशन और लर्निंग का आपस में संबंध है, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन है? ऑप्शन है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, यानी कक्षा जो है उसमें सभी बच्चों को फ्रीडम है, कोई कुछ भी मतलब अपनी बात रख सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें, तो ऑप्शन तो सही लग रहा है। बाकी देख लेते हैं। अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का काम है। जो इमोशनल डेवलपमेंट है ये सिर्फ माता पिता का काम नहीं है, और अध्यापकों की कोई भूमिका नहीं होगी, तो ये कहना तो गलत है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, यानी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा क्लास का, तो बच्चे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। लास्ट है कक्षा कक्ष का अधिकारवाद परिवेश, यानी अथॉरिटी जो इन्वायरमेंट है, यानी दबाव अथॉरिटी वाला इन्वायरमेंट, यानी किसी को दबा के रखना, मतलब ये हो जाए कि टीचर ही भगवान है, अगर ऐसा मानने लग जाए कक्षा में, तो भी बच्चे इमोशनल रूप से डेवलप नहीं हो पाएंगे और ये सीख नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट मान के हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, While appearing in a assessment, रमनीका finds her arousal as encouraging, यानी कि जब एक कोई परीक्षा होती है, आकलन प्रक्रिया होती है, तो जो रमनीका है वो अपने अराउजल को, यानी अपने अंदर से इनकरेजिंग यानी ऊर्जावान फील करती है। वेयर एज रजत फाइंड्स हिज अराउजल एज डिक्रेजिंग, और वहीं पे रजत जो है वो अपने आप को हताश डिमोटिवेटेड फील करता है। देयर इमोशनल एक्सपीरियंस आर मोस्ट लाइक टू डिफर विद रिस्पेक्ट टू, यानी पूछा गया है कि जो उनके भावनात्मक पहलू हैं, अनुभव है, उनसे क्या अंतर, किससे संबंधित है, मतलब क्या प्रदर्शित होता है। यहाँ पे देखिए द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी समय अंतराल, तो ये तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, हाँ ये तो कोई मतलब है नहीं। दूसरा भावनाओं की प्रकाष्ठा, भावनाओं की प्रकाष्ठा मतलब एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशंस, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब एक का तो प्रकाष्ठा मतलब बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा है अनुकूलन का स्तर, यानी अडेप्टेशन कितनी है, जो स्थिति है, क्या मान लीजिए असेसमेंट हो रहा है, उस स्थिति का अडेप्टेशन किस प्रकार से किया है रमनीका और रजत ने, वो ये सही लग रहा है। विचारों का घनत्व है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए मैंने बात ये है कि अनुकूलन का स्तर, अनुकूलन का स्तर का मतलब ये है कि पेपर या असेसमेंट जो है वो दोनों की ही है, रमनीका और रजत दोनों की है, बट मेन बात ये है कि उस चीज़ को उन दोनों ने किस प्रकार से लिया है, वे ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन अगर पॉजिटिवली लिया है तो वो ऊर्जावान है, और रजत ने मतलब उसका तरीका अलग है, वो डिमोटिवेटेड हो रहा है, तो ये है अनुकूलन का स्तर, किस प्रकार से अडेप्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमोसफेयर, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं वो कौन से वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान के केंद्र होता है और बल दिया जाता है, यानी कि जहाँ पे मूल रूप से पढ़ने लिखने इन सब चीज़ों के ऊपर ही फोकस किया जाता है, जो कोग्निटिव स्किल्स होती हैं इनके ऊपर ही फोकस किया जाता है, तो क्या वो प्रभावी वातावरण है पढ़ने का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजकल हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास इसमें नहीं होगा। दूसरा है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, यानी टीचर आगे होता है, और यानी टीचर सेंटर्ड
लर्निंग होती है, तो ये बात भी गलत है। तीसरा है जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं को की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, यानी जहाँ पे बच्चे इमोशनल, जो बच्चों की इमोशनल नीड्स होती हैं उनकी पूर्ति की जाती है, एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, उनकी जो वैल्यूज होती हैं उनकी कदर की जाती है। ठीक है, तो ये बात तो सही लग रही है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाए, यानी अथॉरिटी, टोटल जो अथॉरिटी है, यानी क्लासरूम में शिक्षक ही भगवान है, तो ऐसा कहना भी गलत है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के बारे में सही है? ऑप्शन है, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। मैंने पहले ही बताया था कॉग्निशन एंड इमोशंस आपस में संबंधित होते हैं और लर्निंग कॉग्निशन का ही वो है, तो ये आपस में संबंधित नहीं होते, कहना गलत है। दूसरा है, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। जो सीखना है वो मूल रूप से मानसिक क्रिया है, ये कहना भी गलत है। इनका आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इमोशंस के साथ, मोटिव, सब चीज़ें आपस में सोशलाइजेशन के साथ भी जुड़ी हैं सीखना, तो ये कहना गलत है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियाँ ये संकेत करती हैं किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, ये बात भी कहना गलत है। जब तक बच्चे त्रुटि नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे सीख रहे हैं। जब बच्चा सीखेगा तो त्रुटि भी करेगा। लास्ट ऑप्शन है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो ये बात बिल्कुल सही लग रही है हमें कि जो लर्निंग है उसी इन्वायरमेंट में पॉसिबल होती है जहाँ इमोशनली पॉजिटिव हो और जो बच्चे हैं वो अंदर से सेटिस्फाई फील करें, अच्छा महसूस करें, तो वही लर्निंग होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो अपना डी है उसके साथ जाएंगे, बिल्कुल सटीक आंसर, बढ़िया आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमोशंस लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी भावना जो है, इमोशंस, लर्निंग और मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के संदर्भ में इनमें से कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल आपको सही लगता है वो बताना है। तो ऑप्शन है, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि इमोशंस का कोई रोल नहीं होता। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं, यानी पहले से कितने परफेक्ट हैं, कितने एक्सपीरियंस हैं। ये कोई नई चीज़ सीखने में, मतलब कोई नई चीज़ सीखने के लिए ये होना ज़रूरी है, तो ये कहना भी गलत है। तीसरा है, सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, यानी भावनाओं का कोई रोल नहीं होता, ये कहना भी गलत है। लास्ट है, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, तो ये बात कहना सही है। जो इमोशंस हैं उन वो मोटिवेशन और लर्निंग के साथ आपस में जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनीवन कैन बिकम एंग्री, यानी कि कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो सकता है, ये आसान है, मतलब नॉर्मल बात है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। मैंने पहले बताया था कि जो अरस्तु है उन्होंने इमोशंस की डेफिनेशन दी थी कि कोई भी नाराज हो सकता है, पर किसी व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में और सही समय पर और उसका उद्देश्य सही हो, इस तरीके से नाराज होना ही मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है किससे संबंधित है? ऑप्शन है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट। तो आसान सा और बिल्कुल सटीक आंसर है इमोशनल डेवलपमेंट, ये कहना बिल्कुल सही है। इमोशनल अगर कोई डेवलप्ड है, इमोशनल इंटेलिजेंट है, तो उसको पता होगा कि किस जगह पे कितना गुस्सा करना है, किसके साथ किस प्रकार का बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशंस इज करेक्ट? वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन की, कि जो संज्ञान और संवेग है उनके बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये आपस में जुड़े हुए हमें पता है,
ऑप्शन देख लेते हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल गलत है। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, यानी कि ये कह रहा है कि जो संज्ञान है, कॉग्निशन है, वो संवेगों को, इमोशंस को इफेक्ट करता है, बट इमोशंस हैं वो कॉग्निशन को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तीसरा है संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता, तो ये कहना भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो अपना 1 है, क्या जो संज्ञान और संवेग है वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अपनी जो CDP स्पेशल सीरीज चल रही है, इसमें इमोशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर्स जो पेपर हैं उनमें आए हुए हैं। ये हर प्रकार के जो टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनमें आपके काम आएंगे। CTET हो, रीट हो, STET हो, SSSB हो, सभी जगह ये आपको काम आने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्पेशल नोट्स हमारा चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्पेशल नोट्स 1 के नाम से है, इसके ऊपर आपको सभी एग्ज़ाम्स के बिल्कुल मुफ्त और क्वालिटेटिव जो नोट्स हैं वो फ्री में PDF के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख सकते हैं। अगले वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।